तो कैसे हैं क्लास 10th? आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का एक बहुत ही क्रूशियल लेक्चर, अब आप कहेंगे सर क्रूशियल, शुरुआत में कठिन शब्द नहीं पढ़ेंगे, बंद करो वीडियो, नहीं पढ़ लीजिए। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। पहले हेडिंग डाल लिया जाए। अब देखिए कई बुक्स में इसको थोड़ा और आगे तक बोल दिया गया एवं सहसंयोजी बंध, तो लिख सकते हैं, लिखने में कोई इशू नहीं है। कार्बनिक यौगिक एवं सहसंयोजी बंध, जो भी आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं, या इंग्लिश में बोलें तो सीधे सीधे कार्बनिक कंपाउंड्स। अब आप कहेंगे सर ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए क्लियरली टर्म्स में अगर आपको बताएं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी तत्व हैं, टोटल 118 तत्व हमको पता है, और 118 तत्वों की अगर हम बात करें तो सबके सभी तत्व जो होते हैं वो किसी ना किसी तत्व के संग क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पुरानी बातें, बट इसको हम लोग को जानना पड़ेगा। जैसे हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक सभी लोग जानते हैं। जल्दी से पॉज करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कितना है। नहीं पता है छापिएगा नहीं पता है फिर इसको प्ले कर दीजिएगा, ठीक। तो हमारा जो सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक होता है 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है समझ लीजिए। किसी भी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले ये ज्ञात करें। तो आप भी जानते हैं जो हमारा परमाणु क्रमांक है, जैसे हमारा परमाणु क्रमांक 11 है, तो परमाणु क्रमांक जो अपना 11 है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। क्लियर है? प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। अब आप सभी जानते हैं कि अपना जो परमाणु होता है ऐसा पिद्दी सा होता है, पिद्दी सा, छोटा सा, छुटकू सा। इसके बीचों बीच राजा रानी रहते हैं। राजा रानी मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके बाहर हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो देखिए यहां पे हम बात कर रहे थे सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। 11 मीन्स कि प्रोटॉन कितने? 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, ठीक है। अब अपना परमाणु होता कैसे है थोड़ा सा बात कर लें। क्लास 9th में फिलहाल हम लोग इसको एक्चुअली पढ़ चुके हैं, बट देन ऑल्सो एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अपना अपना परमाणु का एक बहुत पिद्दी सा हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो के दोनों होते हैं, और इसके बाहर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में, ठीक है। अब आप ये तो जानते हो ना कि जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। दूसरे में कितने हो सकते हैं? गड़बड़ बन गया। दूसरे में कितने होते हैं? 8। मतलब एक फॉर्मूला था ना अपने पास 2n², इससे हम लोग हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये निकालते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पढ़ाया गया था स्थायित्व का नियम या अष्टक का नियम। स्थायित्व का नियम या अष्टक का नियम हमें यह बताता है कि कोई भी एक परमाणु होगा तो उसके बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सबसे बाहरी कक्षा में। अंदर क्या उससे हमको कोई मतलब नहीं। सबसे जो बाहरी कक्षा उसमें अधिकतम कितने होने चाहिए? 8। अब क्यों होने चाहिए, किस लिए होने चाहिए? भाई मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल सा सिंपल सा इंसान हूं, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। कुछ होते हैं फॉर्मूले, कुछ नियम होते हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में हर चीज प्रूफ नहीं की जा सकती, ये बेसिक है। तो जो बेसिक है वो हम लोग को बोला गया तो हम मान लेते हैं कि 8 होना चाहिए। अब 8 करने के लिए हर परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, और इसी प्रकार से वह बंध का निर्माण करता है, और बंध बना के वो यौगिक का निर्माण करता है।
आइए देखते हैं कैसे। हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में प्रोटॉन है 11। देखिए प्रोटॉन अंदर है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम प्रोटॉन को सफा कर देते हैं। बचा क्या? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ध्यान दीजिए, आप अब से लेके जब तक पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये पिद्दी सा इलेक्ट्रॉन जिसका वजन भी इसमें नहीं जोड़ा जाता है, ये पिद्दी सा इलेक्ट्रॉन हम लोग के जीवन को नरक बना के रखा है। अब आप कहेंगे सर क्यों नरक बनाया है, खत्म कर देंगे। भैया ये इतना छोटा है कि आप इसको खत्म नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो भी फिजिक्स में बिजली बह रही है, ऊष्मा बह रही है, या केमिस्ट्री में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, सब इस पिद्दी से इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है, पिद्दी से इलेक्ट्रॉन के कारण। यही इलेक्ट्रॉन पूरी पूरी चीजों को बदल देता है। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा बवाल की चीज है, हम तो अभी तक अपने जीवन का दुश्मन मान रहे थे, एक पेड़ के नीचे सेब गिरा तो वो देख लिए थे। नाम याद आया? एल्बर्ट आइंस्टीन कि न्यूटन? कुछ नहीं आप लोग को आता है, शर्म करिए। चलिए छोड़िए, चलिए। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन 11 हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही तो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सभी जानते हैं भैया पहली कक्षा में अधिकतम 2। कितना बचा? 11 बचा। 11 में से 2 गए, टोटल 11 था, 11 में से 2 गए, 9 बचा। अगले में कितना होगा? 8। और अगले में कितना होगा? कितना बचा भाई? 10 चला गया तो बचा मात्र 1। तो ये जो 1 बचा है अपना, यही है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अब हमको इस परमाणु को स्थायी करना है, इसको स्थायी हमको करना है, तो बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने होने चाहिए? 8। यही तो हमारा स्थायित्व का नियम है या अष्टक का नियम है। बाहरी कक्षा में हमको 8 चाहिए। तो 8 हम किस प्रकार से कर सकते हैं? 2 कंडीशन है, या तो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन लाएं, बोलो 7 आएंगे तो ये 8 हो जाएगा, हमारा काम कंप्लीट। 8 हो गया, स्थायित्व का नियम आ गया, अष्टक का नियम फॉलो हो गया, 8 हो गया भाई, हम अब स्थायी, हमको कोई दिक्कत नहीं। या इस 1 को निकाल दें। देखिए ध्यान दीजिए, 2 नियम है, 2 तरीके। अगर 1 ये निकल गया तो यहां पे 8 बचा, वही जो नियम था, इनकी बात सही हो गई। तो या तो बाहर से 7 लाएं या 1 को निकाल दें। अब देखिए हमारे लिए दिक्कत ये है कि जो भी ऊर्जा ये लेगा वो नाभिक से लेगा। ऊर्जा जो होती है नाभिक में रहती है, तो अब इसको ऊर्जा नाभिक ही देगा। तो भाई इसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न नहीं होना चाहिए, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन ये ले चाहे दे, ऊर्जा इसको उतनी ही देनी है, उतनी ही ऊर्जा इसको व्यय करनी है। तो ये लेना चाहेगा कि देना चाहेगा? जाहिर सी बात है 7 लेने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी ना, तो ये 1 क्या करना चाहेगा? देना चाहेगा। अब 1 ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब दिया तो इसके ऊपर, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे प्रोटॉन 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशी होता है, प्रोटॉन धन आवेशी होता है। अब ये माइनस ये प्लस बराबर थे, तो एक दूसरे को इक्वल कर रहे थे, 1 प्लस 1 माइनस को इक्वल कर रहा था। लेकिन अब कितने प्रोटॉन हो गए? प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है, प्रोटॉन में तो कोई संख्या में चेंज नहीं आया। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए अपने 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को तो खत्म कर दिया, लेकिन 1 प्रोटॉन बच गया। और 1 प्रोटॉन जो बचा, तो उस प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? अभी मैंने बताया कि धन आवेश। तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? इसके ऊपर धन आवेश आ जाएगा। बोलो क्लियर है बात? अब आप कहेंगे सर वो जो इलेक्ट्रॉन निकला, अरे इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ना, तो वो कहां गया? तो देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र घूम नहीं सकता है, उसको कोई ना कोई चाहिए, कोई या तो उसको ले ले। तो अब भाई ये इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए हमें किसी को ढूंढना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आएंगे यहां पे हमारे पास क्लोरीन। नाम सुना सुना लग रहा होगा, परमाणु क्रमांक भी सुना होगा 17। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने? 17, इलेक्ट्रॉन कितने? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? आप देखो जल्दी से करेंगे। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्लास नहीं है, 9th में आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2, 8, 7, बोलो क्लियर है कि नहीं?
अब देखो सेम दिक्कत इसके सामने भी है, इसको भी अपने आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये 7 निकाल दे या 1 ले ले। तो जाहिर सी बात है कोई बेवकूफ भी बता सकता है कि 7 निकालने से बेटर है कि 1 ले ले, 1 ले ले। अब 1 ले ले तो कोई देने वाला तो होना चाहिए। तो देखो ये देने वाला बगल में तुरंत बैठा है, कहा भैया मैं तैयार हूं। कौन? सोडियम। सोडियम 1 दे के स्थाई बन गया और ये 1 ले के स्थाई बन गया। तो 1 ले के ये क्या बन गया? 2 8 8। अब देखिए फिर से एक बार बात करेंगे। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन तो 7 ही रहे भाई। अंदर वाली कोई भी चीजें बदलेंगी नहीं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तभी बदलेगी, प्रोटॉन की संख्या तभी बदलेगी जब वो परमाणु बम बन जाएगा। समझ रहे हैं? परमाणु बम तो जानते हैं छोटा मोटा बम होता है सर, रोज खेलते हैं, बचपन से खेलते आ रहे हैं। ये परमाणु बम वो वाला परमाणु बम नहीं है। ये परमाणु बम जो है एक बार फटता है तो 5.5-6 लाख लोग गायब हो जाते हैं। जो हिरोशिमा नागासाकी पे आप लोग नाम सुने होंगे, उसमें फटा था। तो ये छोटा मोटा बम नहीं है परमाणु बम कि आप किसी के सामने जाइए, होता है ना कई बार ताव दिखाना है तो कहता है अरे परमाणु बम तो मैं जेब में लेके चलता हूँ, ऐसे कोई बोलता फेंक देता हूँ, मत बोलिए कि बेइज्जती हो जाएगी। चलिए, तो प्रोटॉन कितना हो गया यहाँ पे? 17 और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। क्लियर है? अब 17 प्रोटॉन ने 17 इलेक्ट्रॉन को तो इक्वल कर दिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश? माइनस आवेश। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसने इसको दिया, इसने ले लिया। तो जब अब ये दोनों मिलेंगे, क्यों मिलेंगे समझ लीजिए। अरे भाई ये देगा ये लेगा तो आपस में मिल जाएंगे ना, और मिल के क्या बनाएंगे? एक यौगिक बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे NaCl। अब NaCl भी नाम आप लोग सुने हैं, देश का नमक, टाटा नमक सुने हैं, यही है उसका सूत्र, यही है। सरल नमक जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर पे, वो अपना नमक यही है। ठीक है, तो ये जो अपना नमक है बेटा, जिसको हम लोग सरल नमक बोलते हैं, तो कैसे बंध बना आप लोग समझ गए? इस तरह के बंध जिसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है। अब देखिए यहां पे जो आदान प्रदान हो रहा है बेटा, ये हमेशा का आदान प्रदान हो रहा है। ये नहीं कि जब मुझे चाहिए मुझे वापस कर दो, मेरा सामान है मुझे वापस को, जैसे होता है ना हम लोग अपने दोस्तों को सामान देते हैं, लड़ाई होता है मेरा सामान वापस दो, होता है, और वो दे भी देता है, सीधा रहता है। ठीक है, बट यहां पे देने लेने वाला नहीं होता है, दे दिए तो हमेशा के लिए दे दिए। समझ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, और जब इस तरह का बंध बनता है तो इसे हम बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध से रिलेटेड बहुत सी चीजें हमारे अगल बगल यूज में होती हैं। केवल नमक ही नहीं, बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं। और आयनिक बंध में क्या होता है कि जो भी चीजें मिलती हैं वो आयन बन के, आयन समझते हैं ना, वो धन आवेशित या ऋण आवेशित होके मिलते हैं। इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। अब इसके बारे में और कुछ बातें बता देते हैं। ध्यान दीजिए, आयनिक बंध जो होता है हमेशा धातु और अधातु से मिलके बनता है। मेरी बात समझ में आई कि जो आयनिक बंध होता है बेटा, इसमें धातु भी होता है और अधातु भी होता है, और धातु और अधातु जब मिलते हैं तो जो बंध बनता है या जो यौगिक बनता है, इसको आयनिक यौगिक भी बोल सकते हैं। आयनिक यौगिक। ठीक है, यौगिक मतलब जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो जो मिलके वो बनाते हैं उसी को यौगिक बोलते हैं। क्लास 9th में डेफिनेशन पढ़ाई गई है, फिर से बता दे रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर
जो बनाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम यौगिक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आयनिक बंध में धातु और अधातु मिलके बनता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये समझिए। देखिए क्लास अपना इसी बुक की अगर हम बात करें तो अपना जो 3rd चैप्टर था धातु और अधातु था, और जब धातु और अधातु में हम रासायनिक गुणों की बात कर रहे थे तो हमने आपको ये बताया था ना कि जो धातु होते हैं उनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 होता है, और जो अधातु होते हैं उनकी कक्षा में 5, 6 और 7 होता है। अब देखिए 1, 2, 3 होगा, तो अगर 1, 2, 3 हमारे पास होगा और इसके पहले 8 होगा तो आप भी जानते हैं 1, 2, 3 को त्यागना आसान है। अरे आपको पढ़ाया गया है एकदम क्लियरली कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहते हैं, अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये त्यागेंगे और ये ग्रहण करेंगे, एक त्यागा एक ग्रहण किया तो आपस में इन लोग बंध बना लिए। बात समझ में आ रही है कि ये त्यागे और इसने ग्रहण करके इन्होंने जो बंध बनाया उसे हम आयनिक बंध बोलेंगे। देखिए यहाँ पे इसकी बात हमको करनी ही नहीं थी, बट छोटा सा हमने इसलिए आपको इसके बारे में बता दिया कि आपको क्लियर रहे कि जो यौगिक बन रहा है इसमें और ये जो इसमें है क्या अंतर है। तो ये आपको क्लियर होगा कि यहां पे हमेशा के लिए दे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों की, और अभी आप लोग अगर इसको लाइटली ले रहे हैं तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि अभी 10th है आप लोग का, अगले साल आप लोग पास हो जाएंगे या इसी साल पास हो जाएंगे, जैसे भी हुआ जो भी हुआ। तो पास होकर जब आप लोग 11th में जाएंगे तो 11th में आप देखेंगे ना कि आपका जो पीसीएम ग्रुप होगा या पीसीबी ग्रुप होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो वहां पे आप देखेंगे ना कि फिजिक्स की 2 बुक हो जाएगी, फिजिक्स बात ही नहीं करेंगे, अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की 2 बुक्स आएंगी। अब आप कहेंगे सर अरे वाह, यहाँ पे तो 1 बुक नहीं पढ़ पाए, 2 बुक आ गई। अब आएगी तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना भाई, जैसे तैसे रो के हंस के, मम्मी से मार खा के, पापा से जूता खा के। पर्सनल बातें हैं, कोई शेयर नहीं करता, लेकिन खाया जाता है, घर की बात है, घर की खेती। ठीक है, तो अब देखिए जो हम लोग वहां पे पढ़ाई करेंगे बेटा, तो केमिस्ट्री के 2 बुक्स में क्या होगा, एक बुक जो होगी वो पूरी अकार्बनिक होगी, अकार्बनिक मतलब जितने तत्व हैं सब, और एक बुक होगी कार्बनिक। ये कार्बनिक यौगिक पता है कौन होते हैं? अब चलिए मेन चीज तो अभी हमने बात ही नहीं किया। कार्बनिक वो यौगिक वो होते हैं जो कार्बन से मिलके बनते हैं। अब आप कहेंगे अरे सर एक कार्बन से इतना बन गया एक बुक और बाकी सब मिलके एक बुक बना पाए, इतने कमजोर थे वो। बेटा कार्बन इतने यौगिक क्यों बनाता है, अभी उसी चीज की हमको यहाँ पे इस लेक्चर में हमको बात करनी कि कार्बन का ऐसा कौन सा गुण है जिससे वो अकेले एक पूरी बुक बना दिया और बाकी जितने तत्व थे वो मिलके केवल एक ही बुक बना पाए। तो उसके पहले, समझने के पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक और समझना पड़ेगा, सह संयोजी बंध, या इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये सहसंयोजी बंध क्या होता है, नया नया शब्द बता रहे हैं, बंद करो, बहुत हुई पढ़ाई, होता है ना, हम भी कई बार ऐसे कर चुके हैं, कोई बात नहीं बंद कर दीजिए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। प्रॉफिट देखिए 9th में क्या हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है, 9th में हम लोग चीज़ों को छोड़ के चल सकते हैं, बट 10th में कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स हैं। अगर आप 10th में इसी तरह चीज़ों को छोड़ते जाएंगे तो अंत में क्या होगा, पेपर तो आप देने ज़रूर जाओगे, नंबर भी पाओगे, क्योंकि 10th में फेल अगर आप लिख के आ रहे हो, कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, तो उस पर एग्जामिनर जो होता है लीनियंट मार्किंग करता है, मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है, तो हो सकता है आपको पास तो वो कर देगा, बट इसकी कोई गारंटी मत मानिएगा कि आप पास ही हो जाओगे। और इन केस अगर आप पास भी हो जाओगे कुछ भी लिख के, तो फिर ये रहेगा कि आप 2nd या 3rd डिवीजन पास हो गए, तो ऐसे रिजल्ट से अच्छा है कि आप फेल हो जाओ, आपके 2nd 3rd डिवीजन का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी कॉन्सेप्ट है, देखिए सहसंयोजी बंध का क्या यूज है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आना कंफर्म है। अब वो किस तरीके से आएगा बेटा, क्वेश्चन के ही कई टाइप्स होते हैं, कई तरीके से वही चीज को दिया जा सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए हम अगर बात करें
हम अगर बात करें किसकी, सहसंयोजी बंध की, तो सबसे पहले हम कार्बन को उठाते हैं। कहा जाता है ना कि आदमी मरा तो कैसे मरा। अब इसको पता करना है तो पहले उसकी ऑटोप्सी किया जाए। ऑटोप्सी समझते हैं, काटो चीरो फाड़ो जो भी होता है। तो उठाओ कार्बन को, इसको हटा दें, थोड़ा इसको ऊपर ले चलते हैं, बहुत नीचे आ गया। चलिए, हमने किसको लिया, कार्बन को। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। अरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो पहली कक्षा में 2, अगले में 4। अब बताओ इसके सामने रास्ता क्या है। दिक्कत हो गया ना, क्या दिक्कत हो गई समझिए। इसके सामने दिक्कत ये हो गई कि ये 4 दे, या तो 4 दे दे या 4 ले ले। लेकिन दिक्कत ये है कि ये 4 दे या 4 ले, दो के दोनों में ऊर्जा तो उतना ही खर्च होना है। मतलब दोनों तरीके से नुकसान तो अपना ही है भाई, है कि नहीं है। नुकसान है कि भाई 4 लो चाहे 4 दो, दोनों में अपना जो ऊर्जा होगा वह उतना ही होगा। क्या किया जाए। तो कार्बन ने एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला, चलो देखते हैं। पहले हम कार्बन का परमाणु बना लें। ये इसका नाभिक हो गया। अब पहली कक्षा हम नहीं बनाएंगे, इसको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इस पे तो कुछ होना ही नहीं है, जो भी होना है इस पे होना है। तो इसको हमने बनाया, ठीक है। 4 परमाणु, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को 8 करना है तो इसके पास, इसको भाई देखो कोई भी 4 देने को नहीं तैयार होगा, क्योंकि 4 वाले जो होते हैं, अब जैसे कोई दूसरा कार्बन आ गया तो आप अगर उससे 4 ले लोगे तो वो तो बेचारा खाली हो जाएगा ना, वो खाली हो जाएगा। ये चलो भर गया लेकिन वो तो खाली हो जाएगा। या कोई भी तत्व अगर आया, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन देने में उसका ऊर्जा व्यय हुआ, वो अस्थायी हो जाएगा। तो कोई भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। तो कार्बन ने क्या किया, सबसे छोटे परमाणु को पकड़ा। सबसे छोटा परमाणु कौन सा होता है आप भी जानते हैं, फ्री फंड में घूमता हुआ अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है तो उसके कक्षा में कितने, 1। अच्छा हाँ, जब हमने स्थायित्व का नियम बताया तो एक चीज हम बताना भूल गए कि पहली कक्षा में स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और बाकी जितनी कक्षाएं हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, सबके लिए कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो पहली कक्षा के लिए 2, बाकियों के लिए 8। तो अब बेटा इसकी पहली कक्षा में 1 है। तो होता है ना कई बार मन की, अरे शादी का सीजन चल रहा है, चलो निपट लेते हैं सर, दावत नहीं देंगे, निपट लेते हैं। तो इसी तरह अब ये भी कहा कि भैया सब स्थायी हो रहे हैं तो हम भी निपट लेते हैं किसी तरह हम भी। तो ये इसके पास आता है। तो आप लोग एक चीज पार्टनरशिप सुने ना, पार्टनरशिप, साझेदारी। तो ये दोनों आपस में एक साझेदारी बनाते हैं। किस चीज की साझेदारी, कि अगर देखो साझेदारी कब होती है, पार्टनरशिप कब होती है, बराबर वालों में होती है ना। कभी भी पार्टनरशिप ऐसा नहीं होता है कि एक बहुत ऊपर एक बहुत नीचे। पार्टनरशिप हमेशा सेम वालों के बीच में होती है। जिससे कुछ दिक्कत हो तो हम भी तुम्हें बल भर मार, तुम भी हमको बल भर मारो, बराबरी वाला मुकाबला होना चाहिए। तो यहाँ पे पार्टनरशिप कैसे हुई कि एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई, कि अगर तुम्हें अपने आप को स्थायी रखना है तो तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लेना। अब जब ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास 1 खुद का था, 1 लेके कितना हो गया इसके पास, 2 स्थायी हो गया। भाई ये तो एकदम खुश, कहा अरे मेरा तो काम हो गया। लेकिन अभी भी ये नहीं खुश हुआ। क्यों, क्योंकि इसके पास 4 है, 4 पहले से है और 1 ऊपर से आया, ठीक है। तो यहां पे अपना जो कार्बन है वो तो एकदम दुखी था। कहा कि मैंने साझेदारी की, मेरे पास 5 हो गए लेकिन अभी भी मेरे को 3 की आवश्यकता है। हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन इतना खुश कि अपने 3 भाइयों को बुला लिया, कहा आओ तुम्हारा भी सेटिंग करवा दे। सेटिंग सेटिंग हो गई। कैसी सेटिंग हुई कि भाई तुम भी एक साझेदारी बना लो, तुम भी खुश हो जाओ। भाई तुम भी एक साझेदारी बना लो, तुम भी खुश हो जाओ। और भाई तुम भी एक साझेदारी बना लो, तुम भी खुश हो जाओ। अब देखिए यहां पे फायदा क्या हुआ, यहां पे जो साझेदारी हुई इससे ये भी हाइड्रोजन स्थायी हो गया, ये भी हाइड्रोजन स्थायी हो गया, ये भी और ये भी। मतलब जितने परमाणु थे सब के सभी किस स्थिति में आ गए, स्थायी कंडीशन में आ गए।
कि अब किसी को किसी से भी कोई दिक्कत नहीं। और क्या आपस में क्या साझेदारी हुई? साझेदारी ये हुई कि जब आपको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़े तो आप हमसे ले लीजिए, और जब हमको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़े तो आप अपना हमको दे दीजिए। बट यहां पे ऐसा कोई भी ये चीज नहीं था कि हमेशा के लिए दे दीजिए। आवश्यकता मतलब जब आवश्यकता पड़े तो दे दीजिए और जब ना पड़े तो मत दीजिए। बात समझ रहे हैं? आपको पड़े आप हमसे ले लीजिए। तो यहां पे इन लोग ने एक ऐसा बंध बनाया जिसको हमने बोला सहसंयोजी बंध। कैसा बंध? सहसंयोजी बंध। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सहसंयोजी बंध मतलब साझेदारी वाला बंध। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, साझेदारी वाला बंध। इसको हम लोग ऐसे लिखते भी हैं, अभी वैसे डिनोट करना दिखाएंगे, इसको लिखना नहीं बताएंगे, अभी आगे है बहुत लंबा सा। तो साझेदारी बंध जो बना है, इससे क्या हुआ कि दो चीजें, दो तत्व आपस में एक दूसरे के संग साझेदारी करके स्थायित्व कर लिए। ठीक है। अच्छा देखिए, कार्बनिक यौगिक इतने अधिक तरह के तत्व क्यों बनाता है ये भी समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन नहीं होता, थोड़ा सोच के देखते हैं, हाइड्रोजन दो ही होते तो क्या होता? अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े होते, होते कि नहीं होते? तो क्या होता? इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, इसके बगल में मिल गया एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसका हम लोग सांस लेते हैं कि नहीं लेते? अब आप कहें सर हम सांस ही नहीं लेते। इसके पास कितना हो गया? 6। अरे भाई ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु क्रमांक? ऑक्सीजन का 6 नहीं होता, 8 होता है। 6 तो कार्बन का होता है, 8 होता है। तो 2 और 6 8 हो गया। तो इसके बाहरी कक्षा में 6 है, समझ रहे हैं? तो 6 है, तो इसको स्थायी होने के लिए कितना चाहिए? अधातु है, पहली बात अधातु है तो लेना ही चाहेगा, देना तो कभी चाहेगा नहीं। तो लेना चाहेगा तो इसको अगर 2 कहीं से मिल जाए तो इसका काम हो जाए, और इसको भी कितना मिल जाए? 2 मिल जाए, है कि नहीं? 2 2 का है। तो अब यहां पे इसने एक दूसरी तरह की साझेदारी बनाई। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी थी, यहां पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बना ली। अरे आओ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, और 2 की करेंगे तो देखो 2 इसके पास पहले से था, 2 का किया 4 6 8, और इसका भी 8। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे क्या हुआ? ये आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी कर लिया। मतलब ये हर तरह के पार्टनरशिप करने को तैयार है, किसी भी तरह, बस मुझे स्थायी होना है। बोलो क्लियर है? एक और इसी तरह बनाते हैं, चलिए। ये कार्बन था, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए एक ही हाइड्रोजन इसके पास आ पाया बेचारा। अब इसको 3 की दिक्कत है, इसको 3 चाहिए, तो ये किसको पकड़ा? फिर से इसने एक को ढूंढा। किसको ढूंढा? नाइट्रोजन को ढूंढा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। तो बाहरी कक्षा में कितना? 1 2 3 4 5। 5 है तो इसको 3 की आवश्यकता है, और इसको भी कितने की आवश्यकता है? 3 की आवश्यकता है। तो अब कितने की ये साझेदारी कर डालेगा? ये कितने की साझेदारी कर लिया? 3 की साझेदारी कर लिया। तो ध्यान दीजिए, जो अपना कार्बनिक यौगिक होते हैं या जो कार्बन होते हैं वो 3 तरह की साझेदारी करता है। एकल बंध, जब 1 इलेक्ट्रॉन की हुआ तो एकल बंध, जब द्वि की हुआ तो द्विबंध, और जब 3 का हुआ तो त्रिबंध। 4 का कभी नहीं करेगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर तो फिर दिक्कत क्या है? कार्बन को कार्बन से मिला देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ना, ये पॉसिबल नहीं है। कई रीजन से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये रीजन या ये रीजन, बहुत ढेर सारे रीजन से कि नहीं पॉसिबल है। तो आपको केवल सिलेबस में अपने 3 तरह का ये साझेदारी करेगा, 3 तरह का बंध बनाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो एकल बंध, जब 2 की हुई तो द्विबंध, और जब 3 की हुई तो त्रिबंध। बोलो क्लियर है? यही सब रीजंस हैं कि जो अपना कार्बनिक यौगिक है इतने ढेर सारे, बहुत ढेर सारे क्या बनाता है? बहुत ढेर सारे यौगिक बनाता है। इसी कारण से हमारी कार्बनिक यौगिक की एक अलग सी बुक होती है और अकार्बनिक यौगिक की एक अलग सी बुक होती है। बोलो क्लियर है?
आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे बेसिक इंट्रो में खत्म करेंगे। जो अपना नेक्स्ट का लेक्चर होगा उसमें हम इसकी बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, किस किस प्रकार के बंध होते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, बट उसको टॉपिक वाइज अब हम लोग नोट करेंगे कि कैसे कैसे होता है। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि हम बता रहे थे, आयनिक बंध बता दिए, सहसंयोजी बंध बता दिए, और हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, सहसंयोजी बंध जो है एकदम इसको कहीं स्टार बना के 500 की नोट करके लिख लीजिएगा कि जो अपना सहसंयोजी बंध होता है वो कार्बन के बिना कभी नहीं बन सकता, कार्बन जरूर बनाएगा। क्यों? अब आप कहेंगे सर कार्बन की तरह और भी बहुत ढेर सारे तत्व हैं जिनके बाहरी कक्षा में 4 होते हैं। देखिए कार्बन की एक खासियत होती है कि वो छोटा होता है, सबसे बड़ी खासियत। जो बड़ा हो जाता है वो इतनी आसानी से ये बंध नहीं संभाल पाता है, लेकिन ये क्या है, छोटा परमाणु है, इस कारण से ये बहुत ढेर सारे तरह के यौगिक बना के अपनी बहुत अधिक संख्या में रहता है। क्लियर बात? अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें इन चीजों को थोड़ा और क्लियर करेंगे और अपने इस चैप्टर को धीमे धीमे और आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नीचे जो भी चीजें यहाँ पे इनकेस आपको नहीं समझ में आई है उसको कमेंट कर दीजिएगा। जो भी चीज आपको यहाँ पे या जो टॉपिक भी या जो वर्ड्स भी आपको लग रहे हैं कि थोड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, जो चीज क्लियर नहीं हुआ हो उसको आप बता दीजिएगा, तो उसको अपना जब भी दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड होता रहेगा उसमें उसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं।